केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मंत्रियों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे इरादे हैं। ट्वीट में देख रही थी कि बिहार में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं और बिहार बीजेपी दोनों के हैंडल से आवाज़ ऐसी निकलती है, ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर दिया है बस। मैं तो सोच रही हूँ कि एक ही दफ्तर में दोनों बैठते हैं, अभी भी अलग अलग दफ्तर हैं। तो जब सिद्धार्थ वरदराजन, करण थापर या द वायर की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, तो ये दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों, मुसलमानों, महिलाओं, छात्रों, इन सब की आवाज़ दबाने की ये कोशिश है। अब ना मुसलमान जॉब मांग रहा है, ना वो शिक्षा मांग रहा है, ना बराबरी का अधिकार मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे बस जीने दीजिए। 9 साल से एक छात्र लापता है और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हुई, वो भी नहीं खोज पाई। तो आप कैसे इस पूरे केस को देख पा रही हैं? देखिए, इत्तेफ़ाक से आप उस दिन ये सवाल पूछ रही हैं जब पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून पास कराने की कोशिश हो रही है, जिसके केंद्र में ही जांच एजेंसियाँ हैं, कि कोई भी जो ये संविधान संशोधन जो कानून जो विधेयक आया है, वो फिर कानून बन जाएगा अगर पास होता है। तो उसपे ये है कि आप केंद्रीय एजेंसियाँ ही तो केस फाइल करती हैं, केस दर्ज करती हैं जो नेता हैं उनके ऊपर। तो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे इरादे हैं। तो ये वो जांच एजेंसियां हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता इतनी नीची हो चुकी है कि अब केंद्र की सरकार ये सोचती है कि उनको जैसे चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे में नजीब एक ऐसा लड़का जिस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो कोई नेता नहीं है, कोई पत्रकार भी नहीं था, वो एक महत्वाकांक्षी युवा था, एक टैलेंटेड लड़का था। तो मैं कहूँगी इनके लिए तो बहुत आसान है ये कि एक नजीब का केस बंद कर देना। ये पूरे तरीके से याद दिलाता है इमरजेंसी के उन दिनों की, जो उसकी 50 साल की सालगिरह भाजपा मना रही है, मोदी सरकार मना रही है कि वे 5 साल की 50 साल की बरसी मैं कहूँगी मना रही है, और ऐसे में आप एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी ही तो है। 9 साल से एक लड़के का पता नहीं है, और आप ये सोचिए कि उन लोगों के हाथों इस बात के पुख्ता सबूत लोगों के पास मिलते हैं, पूरी अगर बातचीत आप ये देखें कि उन लोगों के हाथों वो गायब हुआ, उसके साथ क्या हुआ ये हमें नहीं पता, जो जिनके समर्थक अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। तो उम्मीद तो बहुत कम ही है। न्यायपालिका में भरोसा माइनॉरिटीज़ को अभी रखना चाहिए या फिर उससे मतलब बीते कुछ सालों से न्यायपालिका पे भरोसा कम हुआ है? बात आपकी सही है, न्यायपालिका पे भरोसा इसलिए कम हुआ है क्योंकि न्यायपालिका कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंतरिक्ष में अलग तरीके से कोई ऐसी संस्था है जो हम जो हमारे और आपके जैसे लोग ही हैं, जो वकील बनते हैं, जज बनते हैं, पत्रकार बनते हैं। तो न्यायपालिका भी आज का समाज और आज की राजनीति से प्रभावित है। लेकिन सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के तौर पर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके ऊपर सामाजिक और नैतिक दबाव बना के रखें कि उन्हें फ़ैसले देने होंगे, संविधान की, कानून की रोशनी में फ़ैसले देने होंगे, और सबसे पहला जो हक़ है किसी भी रिसोर्स पर, किसी भी संसाधन पर, चाहे वो जुडिशरी ही क्यों ना हो, मीडिया ही क्यों ना हो, वो सबसे गरीब आदमी का है। मैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की अगर बात करूं, जैसे नजीब का केस हो गया, उमर खालिद का केस हो गया, शर्जील इमाम जो भी 5 साल से जेल में है और ट्रायल भी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो क्या किसी खास जाति या धर्म के आधार पे लोगों को टारगेट किया जा रहा है? आपने तो खुद ही अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है। अभी देखिए आप, मैं अभी पिछले दिनों 2-3 मैंने प्रोग्राम्स किए, और मुझसे कैमरा पर्सन मेरे पूछ रहे थे कि आपने उन पे प्रोग्राम किया, वो भी जेल में हैं, वो भी जेल में हैं। मैंने कहा, हाँ, अभी देखिए, जितने भी ये महत्वाकांक्षी युवा थे और जो प्रॉमिसिंग लीडर्स थे फ्यूचर के, उन सबको जेल में डाल के ही और उनके भविष्य को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और ये इत्तेफ़ाक नहीं है कि ये सब एक ही पहचान के हैं। ये बाकायदा टारगेटेड है। उनको निशाना बना के जेलों में डाल के उनकी ज़िंदगियों को बुझाने की कोशिश की जाती है, उनका जो टैलेंट है उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है। आज जो बिल पेश हुआ, क्या उसका मतलब हम लोग ये समझे कि उसका मोटिव ही है विपक्ष को ख़त्म करना या उसको टारगेट में लेना? और इसके अलावा इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? और इतना हास्यास्पद तरीके से बात कही जा रही है कि हमारे जो नेता हैं, वो हमारे लिए एक तरह के एक मॉरल लीडर्स या एक नैतिक नेतृत्व का काम भी करते हैं और जनता की नज़र में एक उदाहरण पेश करते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी हँसी को कैसे कंट्रोल किया जाए, कि जितने अनैतिक हथकंडे इस सरकार ने पिछले 11 साल में अपनाए हैं, उनमें आप देखिए अभी वोट चोरी का मामला चल रहा है। इससे ज़्यादा अनैतिक और क्या होगा? अगर ये पर्दाफ़ाश नहीं होता तो हमें कभी पता नहीं चलता। अगर राहुल गांधी, उनकी टीम 6 महीने तक मेहनत नहीं करती, और उनको भी आप सोचिए, उनकी विश्वसनीयता को छीनने की कितनी नापाक कोशिश हो रही है कि कभी सीएसडीएस को लगाया जा रहा है उसके लिए। और ट्वीट में देख रही थी कि बिहार में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं
और बिहार बीजेपी, दोनों के हैंडल से आवाज़ ऐसी निकलती है, ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर दिया है बस। मैं तो सोच रही हूँ कि एक ही दफ्तर में दोनों बैठते हैं, अभी भी अलग-अलग दफ्तर हैं इनके। कल ये न्यूज़ आई कि सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के मेन एडिटर हैं और करण थापर पे राजद्रोह का केस किया है असम के हेमंत बिस्वा सरकार ने। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आप मतलब फ्री जर्नलिज्म ख़त्म हो रहा है या पत्रकारिता की आवाज़ को दबाया जा रहा है? बहुत शर्मनाक है ये, बहुत ही निंदनीय है और बहुत ख़तरनाक है। शर्मनाक ही नहीं, ख़तरनाक भी है, और ये ख़तरनाक सिर्फ़ पत्रकारों के लिए नहीं है। ये मेरे अधिकार का या द वायर के संपादकों के अधिकार का सवाल नहीं है। ये आम आदमी के अधिकार और उनके सवालों का इसलिए ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि आप जानते हैं कि 90% से ज़्यादा मीडिया पहले ही गुलाम बन चुका है। ये सिर्फ़ कुछ बची-खुची आवाज़ें ऐसी हैं जो अपनी जान, माल, हर चीज़ दाँव पे लगाकर अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं। जब पत्रकारों का गला दबाने की कोशिश होती है तो ये आम आदमी के सवालों को दबाने की कोशिश होती है। तो ये हमला सीधे तौर पे जब सच्चे और ईमानदार पत्रकार पे हमला होता है, तो ये सीधे तौर पे आम आदमी पे हमला होता है। आपके पास ये माइक है, आप कैमरा से मुझे यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं। ये ताकत कहाँ से आती है आपके पास? क्योंकि आपको आम लोग देखते हैं, आप में विश्वास करते हैं। तो आप आईना हैं समाज का, और सबसे ज़्यादा आपके ऊपर अधिकार है उन लोगों का जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो जब सिद्धार्थ वरदराजन, करण थापर या द वायर की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, तो ये दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों, मुसलमानों, महिलाओं, छात्रों, इन सब की आवाज़ दबाने की ये कोशिश है। किसानों, मज़दूरों, क्योंकि इन्हीं की तो आवाज़ उठाता है द वायर, इन्हीं की तो आवाज़ उठाते हैं ये तमाम संपादक। क्यों ऐसा नहीं होता पिछले 11 साल में? आपने कभी देखा कि कितने बड़े-बड़े जो न्यूज़ नेटवर्क हैं, इनके किसी एंकर को गिरफ्तार किया गया? इनके छोटे, मान लेते हैं एक रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया हो, मान लेते हैं किसी इंटर्न के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ हो, क्या सारी गलतियाँ उधर ही हो रही हैं? ये सोचने वाली बात है कि अगर मान लेते हैं कि एक दफ़ा को ये बताने की भी कोशिश हो रही है कि कोई राजद्रोह किया है, या तो बहुत बड़ा मुकदमा है, मैं तो कहती हूँ छोटा चोरी-चकारी का मुकदमा, या मान लेते हैं मिस इन्फॉर्मेशन का मुकदमा कि आपने झूठी खबर फैलाई। कभी आपने किसी बड़े अखबार, किसी चैनल के किसी व्यक्ति पर जेल जाना दूर की बात है, आपने मुकदमे भी देखे हैं। तो ये अपने आप में ये बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि कोशिश क्या हो रही है। और फिर वही मुझे याद आता है कि 50 साल इमरजेंसी की बरसी मन रही है, और मुझे लगता है कि वो तो 2 साल में किसी तरह से देश जी लिया था, यहाँ 11 साल हो चुके हैं और इस इमरजेंसी का जो दौर है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। आपने 15 अगस्त को अपना नया चैनल लॉन्च किया। अ, क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आप नया चैनल आपने बनाया, या अभी आपने ज़िक्र भी किया कि पत्रकारिता में नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं या फिर आवाज़ को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? तो आपने अपना चैनल बनाने का आपका क्या उद्देश्य रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं वायर का भी हिस्सा हूँ और वहाँ उसी निरंतरता के साथ मैं अपना काम करती रहूँगी। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में थे, एक तरह का एक सोशल प्रोजेक्ट, क्योंकि पिछले 11 साल में एक पत्रकार के तौर पर जनता ही नहीं थकी है, पत्रकार भी थका है। मैं भी थक गई हूँ कि नरेंद्र मोदी अपनी नीतियाँ बनाते रहते हैं, अपनी राजनीति करते हैं। मैं मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि कटी जा रही है, उन्हीं के तमाम स्कीमों को कवर करते-करते, क्योंकि और कोई वक़्त बचता ही नहीं है कुछ और करने के लिए। इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मकसद मेरा ये है कि जो लेंस है कैमरे का, वो माइक जो है वो नेता से जनता की तरफ जाना चाहिए। इसी को मैं चाहती हूँ आप ही की तरफ चला जाए। बस ये मकसद है कि मैं थोड़ा कुछ सोशल प्रोग्राम्स, नए फ़ॉर्मेट्स ट्राई करना चाहती हूँ, और एक डायरेक्ट बातचीत जर्नलिस्ट से जनता के बीच, के पत्रकार और जनता का रिश्ता एक प्रगाढ़ तरीके से आगे बढ़े। और आप जानती हैं मैं 1 साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ गुज़ार के आई हूँ, और ये आइडिया है, ये विचार है, वहीं परवान चढ़ा, वहीं जवान हुआ ये। और इसीलिए मैंने अब आने के कुछ ही हफ्तों बाद इसको लॉन्च कर दिया। उम्मीद मैं ये कर रही हूँ कि लोगों को कुछ नया मैं दे पाऊँगी। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहती कि मैं जो सत्ता से सवाल करती रही हूँ वो बंद कर दूँगी या मैं डर जाऊँगी, ऐसा नहीं है। वो मैं तो जारी रखूँगी, लेकिन और कुछ घंटे लगाकर ऐसा करने की कोशिश करूँगी जिससे जनता से सीधा संवाद मीडिया का और पत्रकारों का और मेरा बन सके। मेरा आखिरी सवाल है, क्या आने वाले वक़्त में हम लोग ये उम्मीद करें कि माइनॉरिटी पे जो हमले हो रहे हैं लगातार हर तरह से, चाहे बोलने के बयान के ज़रिए हो, चाहे पुलिस केस के ज़रिए हो, वो ख़त्म होगा या कुछ बदलाव आने की उम्मीद है? बहुत मुश्किल सवाल है। इसका सीधा सवाल जवाब है ना, लेकिन होता क्या है कि हमले कभी कम नहीं होते, मुश्किलें भी कम नहीं होती। आपको सहने की आदत पड़ जाती है एक, और दूसरे आप इस तरह के टूल्स डेवलप कर लेते हैं कि जिससे आप
नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ सकें। 11 साल पहले जो मुस्लिम समुदाय था, उसे इस तरह की लड़ाइयों की आदत नहीं थी। होता था गाहे-बगाहे कभी सांप्रदायिक हिंसा होती थी, कभी दंगे हो जाते थे, लेकिन ऐसा लगता था हमें कि हम उस दौर से, उस अंधेरी गलियों से बहुत आगे निकल चुके हैं और अब दौर ये था कि जहाँ मुसलमान ये माँग कर रहा था कि हमें नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, हमें रोज़गार दीजिए आप, हमें बराबरी का अधिकार चाहिए। मुस्लिम महिलाएँ बढ़-चढ़ कर आगे आ रही थीं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो पूरी भगवा राजनीति है, आरएसएस से निकली हुई और बीजेपी में जिसमें हम देखते हैं एक चुनावी राजनीति के तौर पे, इसने फिर से वही बुनियादी सवालों की तरफ पहुँचा दिया। अब ना मुसलमान जॉब माँग रहा है, ना वो शिक्षा माँग रहा है, ना बराबरी का अधिकार माँग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे बस जीने दीजिए।